बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक एम्पेयर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन। सही है। एम्पेयर्स लॉ की एक एप्लीकेशन है विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ बी मींस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड। व्हाट इज सोलेनोइड? So solenoid is a cylinder which is wounded with a wire. Okay, and इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि वायर कितने ज्यादा बाउंड किए हुए हैं। अगर आपने एक लूप भी लगाया हुआ है तो आपने सोलोनाइड बनाया हुआ है। ओके, सो स्ट्रेट सिलेंडर कवर्ड बाय अ लूप ऑफ इंसुलेटेड वायर्स is called solenoid. When a strong current passes through the loop, a magnetic field is formed inside the core. Okay, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हुए कुछ बातें बताई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एयर में है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन फील्ड में अगर कोई मेटल आ जाता है तो उसकी जो मूव करने की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, स्ट्रांग हो जाती है फील्ड। तो आप अज्यूम करें जो हम जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था उसी तरीके से मैंने एक मेटल की रॉड ली है, उसके अराउंड वायर बाउंड कर दिए। सही है, कुछ इस तरह से। ये आपके पास जो पिक्चर नजर आ रही है, मैंने उसके अराउंड वायर बाउंड कर दिए हैं। ओके, और अब उस वायर में से करंट पास करा रहा हूँ, तो दिस करंट दिस डिवाइस इज बेसिकली नोन एज सोलेनाइड। ओके, और हर लूप में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, जनरेट हो रही होगी। उन सब की मैग्नेटिक फील्ड सम अप होकर एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर की जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो हर वायर की अपनी अपनी फील्ड है, लेकिन वो इतने करीब करीब बाउंड हुए हुए हैं कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड समअप हो गई, और समअप होने के बाद वो एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। और सेंटर में क्योंकि मैंने क्या रखा हुआ था, एक मेटल रखा था, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बनस्बत बाहर के। ओके, सो इतना तो मुझे कंफर्म है, इनसाइड द कोर या इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज मच लार्जर देन आउटसाइड। ओके, तो बाहर के मुकाबले में अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अच्छा, आज मुझे जो मालूम करना है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है सोलेनोइड के अंदर। तो इतने सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसको सॉल्व करना मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो इसकी आसानी के लिए मैं एक काम करूंगा। तो क्या काम है कि आपने सोलेनोइड को लेंथ वाइज कट कर देना है, स्लाइस कर देना है। आप गौर कर सकते हैं कि मैंने लेंथ वाइज सोलेनोइड को स्लाइस करा है, तो आपके पास ये कटा हुआ पीस आ गया, आधा सोलेनोइड आ गया आपके पास। और उस आधे सोलेनोइड में मैंने अज्यूम करा हुआ है कि ये करंट अभी भी फ्लो कर रहा है। सही, डायग्राम के अकॉर्डिंग आता है, वरना ये पूरा ही है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि अगर मैं इसको सेंटर से स्लाइस करूं तो कैसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले तो वायर की कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लें कि वायर के अंदर एक तरफ मैंने डॉट लगाया हुआ है, एक तरफ क्रॉस लगाया है। डॉट और क्रॉस के बारे में पहले समझा चुका हूं। जहां पे क्रॉस लगता है इसका मतलब करंट आपके पास इनसाइड द वायर यानी अंदर की तरफ जा रहा है। सही है, तो करंट क्या है आपके पास, इनसाइड है, अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, इनसाइड करंट जो है आपके पास इनसाइड है। और अगर आपके पास यहाँ डॉट लगा हुआ है इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब करंट आउटसाइड आ रहा है। किसके आउटसाइड आ रहा है, स्क्रीन के आउटसाइड आ रहा है। सही है भाई, स्क्रीन के आउटसाइड। कि अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको, तो स्क्रीन के आउटसाइड। ठीक है, और अगर मैं वायर को सिर्फ कंसीडर करूंगा तो वायर से बाहर निकल रहा है करंट। सही है, तो इनसाइड और आउटसाइड आपको समझ में आ गया होगा। सो डायरेक्शन ऑफ करंट को देखते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप मालूम कर सकते हैं। जहां से आपके पास वायर आपके पास मुझे लग रहा है कि बाहर की तरफ आ रहा है, आप अपना थंब बाहर की तरफ करें राइट हैंड रूल के मुताबिक और फिंगर्स को कर्ल करें। तो आप जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे चारों तरफ सोलेनोइड के, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नजर आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ब्लू लाइन से शो की गई है। ओके, जो कि ब्लू लाइन से शो की गई है, इसकी डायरेक्शन आपके पास लेफ्टवर्ड है, लेफ्ट की तरफ है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो मैंने आपको अभी करंट की डायरेक्शन बताई, क्रॉस का मतलब इनसाइड,
डॉट का मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड की वजह से आपके पास या इनसाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, सही है। तो आउटसाइड या इनसाइड के अकॉर्डिंग आप अपने थंब को सेट करें। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट पे होता है और आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करती हैं किस पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी ड्रॉ कर ली। ओके, मुझे जो भी करना है वो ये कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड मालूम करना है। तो आपने एक लूप लेना होगा जिसको मैं नाम दूंगा, सही है, ये एम्पीरियन लूप है, सही है। इसका नाम हमने पहले भी दे चुका है, मैंने कहा था ये लूप हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली एम्पीरियन लूप पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये एम्पीरियन लूप है। एम्पीरियन लूप मैंने स्क्वायर में बनाया हुआ है, मेरी नीड के मुताबिक था इसी वजह से बनाया। बेटा इस लूप को मैंने ए बी सी डी में डिवाइड करा हुआ है, इसके 3 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, तो 4 कॉर्नर्स में ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया, और 4 आपके पास साइड्स हैं इसके, इसको L1 L2 L3 एंड L4 में डिवाइड किया। ओके, तो कुछ भी नहीं करना, मुझे इस लूप के ऊपर चारों आपके पास साइड्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है खाली, बस और कोई काम नहीं करना, बड़ा आसान सा काम है। So the line integral of magnetic induction on imperial loop ABCDA is given by, तो अब आपको जो सम ऑफ लूप दिया हुआ है वो आप देख लीजिए कि करंट भी है लूप के अंदर पहली बात, और लूप में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके पास दिस टाइम मैग्नेटिक फील्ड 4 जगह पे मुझे चेक करनी है। पहली L1, दूसरी L2, तीसरी L3 और चौथी L4। ओके, चारों साइड्स को आपने सही से नोट करना है, और नोट करने के बाद मुझे ये पता चला कि हर लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखा है, वो चेंज नहीं हो रही, लेंथ चेंज हो रही है, L1 L2 L3 एंड L4। तो बेटा ये चारों लेंथ्स हैं और चारों लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कर रही है। अभी कैसे कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है लेंथ का, सही है। लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि बी डॉट डेल्टा एल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। नाउ इनसाइड द सोलोनाइड, इनसाइड द सोलोनाइड आपके पास सिर्फ एक ही साइड है L1, सो B एंड L1 आर पैरेलल, और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल होने का मतलब कॉस के साथ 0 लगेगा, कॉस 0 1 होता है, इसका मतलब B डॉट L1 आपके पास नॉर्मली BL हो जाएगा। ओके, इसको आप BL कंसीडर करेंगे। आउटसाइड में आपके पास जो उससे दूर फार फ्रॉम द सोलोनाइड है वो CD वाली साइड है L3। ओके, तो बेटा L3 आउटसाइड है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ऑन L3, दैट इज व्हाई B डॉट L3 इज आल्सो 0, यानी पूरी की पूरी डॉट प्रोडक्ट वाली टर्म आपके पास 0 हो गई है। नाउ दो रह गए लेंथ L2 एंड L4। L2 और L4 अगर मैं गौर से देखूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सही है। ये देखो, ये ब्लैक कलर वाली जो लाइन जा रही है वो L2 और L4 की है, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, सही है। तो आपस में इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल अगर आप डॉट प्रोडक्ट में लगाते हैं तो cos 90 इज इक्वल टू 0। तो cos 90 0 होता है, तो बेटा B डॉट L2 और B डॉट L4 भी 0 हो जाएगा, यानी 3 साइड्स इजीली आपके पास 0 हो गई, सिर्फ एक साइड आपके पास फील्ड रखती है, वो कौन सी साइड है, वो L1 है। सो द फील्ड फॉर द सोलोनाइड इज गिवन बाय, तो आप सबको ऐड करते हैं आपस में इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, BL1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, रह क्या जाएगा BL1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू सोलोनाइड, क्योंकि ये सिंगल लूप के लिए डेरिवेशन थी एम्पियर्स लॉ की, अब आपके पास मल्टीपल लूप्स हैं, तो मल्टीपल लूप्स के लिए आप ऑब्वियसली लूप को भी डिफाइन करेंगे। तो BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NL1 I, यानी कि मैंने n का मतलब नंबर ऑफ लूप्स, L1 का मतलब वो लेंथ
जो आपके पास एक लूप की है, सही है। एक लूप यानी पूरा एक सर्कल जो बन रहा है वो L1 है, ओके। और म्यू नॉट इज इक्वल टू NI/L। तो बेटा लेंथ तो लूप की कैंसिल कर दी, लूप की लेंथ से मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मुझे लेंथ ऑफ सोलोनाइड से जरूर सरोकार है। तो स्मॉल n बेसिकली क्या है आपके पास, मैंने कहा नंबर ऑफ लूप्स है, यानी कि वो एलिमेंट है लूप का। तो वो एलिमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैपिटल N ओवर कैपिटल L, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सोलोनाइड। तो स्मॉल n इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी ये एक लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ का मतलब 1 होता है वैसे तो, लेकिन यूनिट लेंथ मतलब आपको कोई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 मिलीमीटर गिवन होगा, उसमें कितने टर्न्स आ रहे हैं ये है आपके पास। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली स्मॉल n व्हिच इज एलिमेंट ऑफ लेंथ, ओके। तो आप इसको कहेंगे where n and L are the number of turns and length of solenoid respectively, so small n is equal to n divided by L। तो आपने एलिमेंट ऑफ सोलोनाइड पर पिक कर लिया कि इतने ही एलिमेंट के ऊपर आप फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है आपके पास, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, डेरिवेशन छोटी सी है। कोई सवाल है तो फटाफट पूछे मुझसे। Example problem 13.4. A solenoid is 10 centimeter long and is wound with two layers of wire. The inner layer has 50 turns and the outer layer is 40 turns. A current of 3 ampere flows in both layers in the same direction. What is the magnitude of magnetic flux density along the axis of solenoid? अभी तक हमने जो सोलोनाइड पढ़ा वो सिंगल लेयर वाला पढ़ा था, अभी जो हमने डेरिवेशन की उन्होंने डबल लेयर दे दिया, इनर और आउटर लेयर वाली, और दोनों की वाउंडिंग्स में टर्न्स में फर्क है, ओके। आउटर इज 40, इनर इज 50, यानी कि मैंने वाइंडिंग के ऊपर वाइंडिंग चलाई हुई, लेकिन करंट दोनों में सेम है, और इसी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ओके। तो लेंथ तो सेम रहेगी, पर इस पर यूनिट लेंथ के ऊपर आपके पास जो टर्न्स हैं वो 2 हैं, ओके। तो और फ्लो ऑफ करंट भी आपको गिवन है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप सेम फॉर्मूले से मालूम करेंगे, बस 2 दफा अप्लाई करेंगे, या तो आप n को 2 दफा सॉल्व कर लीजिए, सही है, या आप अलग से पूरे 2 अलग अलग फॉर्मूले लगा दें, सही है। आप अलग अलग करके भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली पुट कर दें और यही आंसर है। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई, और n आपके पास वो सेक्शन है, सेक्शन निकालने के लिए आपके पास ये नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करना होगा, सही। ये n जो गिवन है आपको, ये n है कैपिटल N, सही है, ये कैपिटल N गिवन है, N1 and N2, सही है। और स्मॉल n निकालने का तरीका क्या होता है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल L, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N1 निकालने का तरीका क्या होगा, तो बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब है आपके पास 0.1 मीटर हो जाएगा ये, ओके। तो 50 डिवाइड बाय 0.1, सही, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ होगा। 50 डिवाइड बाय 0.1 आप करेंगे, सेम एज N2 के लिए आप क्या करेंगे, 40 डिवाइड बाय 0.1, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करके फिर N1 और N2 की वैल्यू पुट करिएगा। इसमें एक स्टेप मिसिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे अलग से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो N1 N2 आ गया, अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन में पुट करें और आंसर फाइंड आउट कर लें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter. Number of turns n given है और capital L 0.5 meter given है, okay. Magnetic field 0.5 exponent minus 3 टेस्ला given है, exponent minus 3 टेस्ला है, या exponent 3 आई गेस, मैं इसको देख लेता हूँ। At the center find the current solenoid। अब आपको I मालूम करना है, फॉर्मूला तो सेम ही लगना है, तो डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है बेटा आपको, और कैपिटल L गिवन है, और एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला आपको गिवन है, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 टेस्ला आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है।
अच्छा, म्यू नॉट का फॉर्म जो वैल्यू होती है वो 4 पाई एक्सपोनेंट -7 होती है, ये याद करनी होगी आपको। ओके, सिंप्लीफाई भी कर लेना, 12.56 याद कर लो उसकी वैल्यू। फॉर्मूला क्या लगेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, अब इन्होंने n की जगह पे, स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N ओवर कैपिटल L लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप n ओवर L को डिवाइड करके पहले स्मॉल n निकाल लें, उसके बाद पुट कर दें, वरना डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, इट इज दिस, इट इज 0.9 एम्पियर और इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है और बुक के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करना है। तो मैंने बुक की एग्जांपल्स को सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आप पढ़ लीजिए इसको, कि कभी कभार एग्जांपल्स लिखने के लिए आ जाती हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता हो, अपनी ओन वर्डिंग में कुछ लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम असल में है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा दो तरह से इस्तेमाल होती है, एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है और एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है। नेचुरल मैग्नेट को आप उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, बट आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल हो रहा होता है, और जब वो कंट्रोल हो रहा होता है तो आप अपनी मर्जी से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं। सही। सो कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि क्रेन्स की एग्जांपल यहाँ दी गई है। क्रेन्स जो बहुत बड़े बड़े लोड्स उठाते हैं, सही है, यानी कि कंटेनर्स को उठाने के लिए या तो आपको कोई लूप चाहिए होता है, लूप का मतलब कोई बड़ा सा लूप बना के कंटेनर को उठाया जाए, या सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि कंटेनर्स मेटल से बने होते हैं तो उसको मैग्नेट से उठाया जाए। तो उन जगहों पे जो मैग्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, सही है, जो काम में आते हैं चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए। इवन के जो बड़ी ट्रेन होती हैं या आपके पास जो माल गाड़ियां होती हैं उनके आगे भी मैग्नेट लगा होता है कि अगर रास्ते में कोई बड़ा भारी भरकम कोई मेटल आ जाए तो उसमें चिपक जाए, सही है, रास्ते में रुकावट ना बने। इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉक्स आपके पास आजकल बड़े फेमस हैं, सही है। पहले तो मैग्नेटिक लॉक्स आते थे कि आपने डोर बंद करा वो चिपक गए और बंद हो गए, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स हैं, यानी कि परमानेंट लॉक्स भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, कि आपने स्विच ऑन करा और डोर उस वक्त तक बंद है जब तक आपके पास आपने उसके स्विच ऑफ नहीं कर दिया, सही है। तो वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोर्स कहलाते हैं और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर आपके पास वर्किंग हो रही है डोर को स्टक करने की और ओपन करने की। ओके, उसके बाद डोर बेल रिंग है आपके पास। इलेक्ट्रिक बेल एक बहुत पुरानी कह सकते हो कि एक इन्वेंशन है जो अब तो बिल्कुल ही कम नजर आती है। तो इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर पहले आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल हुआ करता था कि आप जब बटन पुश करते थे तो इलेक्ट्रिसिटी मेटल के अंदर मूव करती थी और वो मैग्नेटाइज होने के बाद बेल को रिंग करता था, सही है। तो उसका मैकेनिज्म है एक पूरा, खैर यहाँ पे हमारा यूज नहीं है अभी तो इस वजह से इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये तीन सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, आप इसके बारे में और देख के अपनी ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं, वरना जितना लिखा हुआ है ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, इनफ है। तो ये एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड की। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल हो तो आप मुझसे भी शेयर। क्विज में पहला क्वेश्चन आपके पास है, why wheat flour is usually passed near magnet before being packed? क्वेश्चन का है कि ये जो आटा होता है वो क्यों मैग्नेटिक फील्ड से गुजार कर पैकिंग में डाला जाता है? सो आंसर ये है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आटा ही हो, आप अक्सर चीजें जो ईडेबल हैं और जो पाउडर फॉर्म में होती हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड से खास तौर पे गुजारा जाता है। वजह क्या है कि ऐसी चीज जो मैन्युफैक्चर की जाती है बड़े बड़े ग्राइंडर्स में से, खासतौर पे आटा जो है, सही है, या आपके पास जो बड़े बड़े नमक के जो आपके पास क्रिस्टल होते हैं उनको तोड़ा जाता है तो उनको भी मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है। वजह सिर्फ ये है कि कहीं क्रशिंग के दरमियान आपके पास
उसमें कुछ मेटल के पीसेस ना गिर गए कि मेटल तो जरा सी भी ठोकर लगती है तो उसके इम्प्योरिटीज, उसकी जो कह सकते हो कि पार्टिकल्स जो है टूटने शुरू हो जाते हैं, और मेटल का पार्टिकल पेट में चला जाए तो वो आपके पास फूड पॉइजनिंग का कह सकते हो कि सबब बन सकता है। तो a lot of food is passed through the metal detector, यानी metallic fields, to ensure that no metal has ended up in there during the manufacturing process, ताकि कोई मेटल पीस या मेटल पार्टिकल ना रह जाए उस खाने की चीज के अंदर। सही है। For flour, tiny silver of metal could have been ground off the milling equipment and made their way into the flour. If they ended up in the finished product, you could end up eating them and be injured. तो वही वाली बात जो मैंने आपको उर्दू में समझाई कि अगर वो पीसेस रह गए, वो इम्प्योरिटीज रह गई आटे के अंदर, खासतौर पे क्योंकि आटा सब खाया जाता है हर जगह पे, आटे से ही सब कुछ तकरीबन बनाया जाता है, रोटी है, बन है, ब्रेड है, तो अगर उसमें आ गया तो ऑब्वियसली आपके पेट में जाएगा और वो फूड पॉइजनिंग का आपके पास सबब बनेगा। नाउ सेकंड वन इज why a steel ship becomes magnetized as it is constructed. कंस्ट्रक्शन के दरमियान आपके पास शिप क्यों मैग्नेटाइज हो जाती है? स्टील शिप्स बेसिकली जो बड़े आपके पास कंटेनर शिप्स होते हैं या कैरियर्स होते हैं, सही है, बैरी बेड़े जिन्हें कहते हैं, उनको बिल्ड करने के लिए आपके पास बहुत बड़े बड़े से मेटल के पीसेस को अलग अलग बिल्ड कर कर जोड़ा जाता है। बिल्डिंग के दौरान भी और जोड़ने के दौरान भी आप बहुत हाई अमाउंट में, बहुत बड़ी मिकदार में या बहुत बड़े पैमाने में वेल्डिंग का काम करते हैं। और वेल्डिंग दो तरह से की जाती है, लेजर वेल्डिंग भी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी है। सस्ती इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पड़ती है, सही है, लेजर वेल्डिंग का इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, तो अक्सर हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं। तो वहां पे वेल्डिंग के लिए हमें क्या करना होता है, इतना हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाए करंट की वजह से कि मेटल पीस पानी की तरह पिघलकर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए। ओके, तो हाई टेम्परेचर के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होगा, और हाई वोल्टेज की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा आपके पास किसमें से, शिप के पार्ट्स में से। और उन शिप के पार्ट में से जब वो करंट पास होगा, तो अभी भी पढ़ा कि अगर मेटल में से करंट पास करा जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है शिप के मैग्नेटाइज होने की। सो मेटल गेट मैग्नेटाइज बाय जस्ट पासिंग करंट थ्रू इट। सो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज शिप्स enormous amount of welding involved, and due to this huge amount of current passes through the structure, this current tends to realign the molecules in the steel, which render it slightly magnetic. यानी आपको फील होगा कि वो जो सरफेस थी शिप की वो मैग्नेटाइज हो गई है, छोटे मोटे पार्टिकल जो मेटल के हैं वो चिपक सकते हैं उसमें। बड़े बड़े अमाउंट बिल्कुल हाईली मैग्नेटाइज नहीं है, स्लाइट मैग्नेटाइज हो चुका है। और वो किस वजह से हुआ है, वो वेल्डिंग्स की वजह से हुआ है, सही है। कुछ जगहों पे आपके पास इस तरह से भी जवाब है कि जब मेटल पीसेस में आपके पास हैमरिंग की जाती है तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है मेटल पीसेस में। एक मेटल पीस ठंडा है, एक मेटल पीस गर्म है, तो हमने आपके पास थर्मोकपल पढ़ा था, तो उस थर्मोकपल की वजह से भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है बहुत मिनिमम अमाउंट में, उससे भी मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है, सही। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल जवाब है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपके पास जो आंसर मैंने सामने लिखा है वो इनफ है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इस टॉपिक को याद रखिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि टेस्ट भी आगे आने वाले हैं। इंशाल्लाह हम चैप्टर 12 का टेस्ट लेंगे आगे।